Dear student, welcome back to my channel Acumen Education. Myself Chintan Ajmera and my qualification is Company Secretary, Cost and Management Accountant, SEMA London, Masters in International Accounting from Ireland and MCOM. So let's start with the most important chapter of 12th standard, that is company final account. Company final account weightage is just 11 marks. No MCQ, no answer in one sentence, no any other theory, only one single question in section F that will be of 11 marks, and this will be the game changing chapter for your accounts paper. If you will score 11 marks in this chapter, you can easily score 100 out of 100 in accounts. So let's start. It is a very simplest and smallest chapter of your accounts. So let's start with the company final account. In company final account, you just have to learn first the statement of profit and loss account. Statement of profit and here you don't have to learn any trading account or nothing. Just you have to go through profit and loss and balance sheet. And in profit and loss account also you have to just follow the 9 important things which are mentioned, and you just have to maintain the sequence. So स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में तुम्हें सिर्फ स्टार्ट यहीं से करना है. नेम ऑफ द कंपनी रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, या फिर XYZ लिमिटेड, जो भी दिया होगा, और फिर तुम लोग को बता देना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, जो भी ईयर तुमको क्वेश्चन में दिया होगा भाई. फॉर्मेट वही फिक्स है, स्टेटमेंट है, तो तुम्हें पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, ठीक है. अभी स्टेटमेंट के अंदर में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें यहां पे मेंशन करनी है, दैट इज सेल्स, ठीक है. बट सेल्स वर्ड यूज नहीं करोगे. सेल्स वर्ड की जगह पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसको थोड़ा एक अच्छा अपग्रेडेड हाईलाइटेड अच्छा वर्ड है जो यूज किया जाता है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू मतलब इनकम, फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो चीज का हमारा बिजनेस है, इसीलिए उसी वर्ड को यहाँ पे सेल्स वर्ड को अपग्रेडेड वर्ड यूज क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तुम सेल्स नहीं लिखोगे और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखोगे तो चलेगा, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं लिखोगे और सेल्स लिखोगे तो नहीं चलेगा. आई वुड रिकमेंड कि तुम्हें ये स्पेसिफिक वर्ड को ही यूज करना है, ठीक है. और इनकम में एक और इनकम है, दैट इज अदर इनकम. मतलब सेल्स के अलावा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा तुम्हारे पास अदर इनकम है, कोई भी अदर इनकम चलेगी. बैड डेट रिकवर्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब कोई भी इनकम जो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में आती है वो सारी की सारी इनकम कहाँ जाएगी, सेल्स के अलावा सारी इनकम जाएगी अदर इनकम है. और इनकम के अंदर में तुम्हें सिर्फ 2 ही चीज, मतलब ये 2 पार्ट ही है जहां पे पैसा अगर आ रहा है तो एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डाल दो और दूसरा अदर इनकम में डाल दो. ये 2 चीज को तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारा फाइनली क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम मिल जाएगा. क्या मिलेगा, टोटल इनकम. कैसे मिलेगा, 1 और 2, सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं चलेगी, 1 और 2 वैसे ही तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो ये बन गया हमारे लिए ए. तुम लिखो नहीं लिखो दोनों चलेगा, बट ये ए आएगा, ठीक है. इतनी चीजें तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर में मेंशन करनी पड़ेगी. नाउ अब एक्सपेंसेस है, टोटल 7 ऐसे एक्सपेंसेस है जिसकी सीक्वेंस तुम्हें मेंटेन करनी है. सबसे पहले जैसे इनकम में सेल्स से चालू हुआ, वैसे एक्सपेंस में सबसे पहला वाला एक्सपेंस तुम्हें हेडिंग भी देना है, ये एक्सपेंस है. और उस एक्सपेंस के अंदर में सबसे पहला नाम क्या है, परचेस. परचेस हमेशा नोट नंबर 3 ही रहेगा, ठीक है. जो भी तुमने खरीदा वही आएगा. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिसको नाम क्या दिया जाएगा, चेंजेस इन स्टॉक. कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इसको क्या नाम दिया जाएगा, एक्सपेंसेस में चेंजेस इन स्टॉक. और उसका नोट नंबर कौन सा है, 4. फिर हमने कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस की है. डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग पता है एक्सपेंसेस लिखते थे, वेजेस, रेलवे फ्रेट, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, वो सारी चीजें. बट ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट वाले, ठीक है. और उसका नोट नंबर कौन सा हो जाएगा, नोट नंबर 5.
उसके बाद अगर हमने कोई एम्प्लॉय को पैसा दिया है, एम्प्लॉय को सैलरी दी है, एम्प्लॉय को बोनस दिया है, एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड साइड पे डाला है, एम्प्लॉय को कोई कमीशन दिया है, एम्प्लॉय लोगों को ये बोला कि तुम हमारा सेल्स करने में हेल्प करो, हम तुम्हें कमीशन देंगे, तो वो सारे के सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे, वो आ जाएंगे नोट नंबर 6 में। इसके अलावा अगर कोई खर्चा है दैट इज फाइनेंस कॉस्ट, मतलब हमने जो फाइनेंस मार्केट से लिया है बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग डिबेंचर्स, बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, बाय टेकिंग लोन फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव्स उन लोगों के पास, तो वो सारे के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट। और उस पे हमें क्या देना पड़ेगा, शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो सारे के सारे खर्चे किधर जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। इसके अलावा हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट खर्चा है, डेप्रिसिएशन। हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी हमारी फिक्स एसेट है उस पे अगर कोई भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो सारा का सारा 8 नंबर के नोट में जाएगा। और गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ अगर हम राइट ऑफ करते हैं जिसका नाम क्या है, एमोर्टाइजेशन, तो वो भी नोट नंबर 8 में जाएगा। मतलब ये सारे एक्सपेंसेस, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस को राइट ऑफ करे, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस को राइट ऑफ करे, वो सब कुछ कहाँ पे जाएगा, नोट नंबर 8। और इधर कौन सा, अदर एक्सपेंसेस, जो खर्चे इन सब जगह पे नहीं आए, ठीक है, वो सारे के सारे खर्चे कहाँ पे जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। डिस्काउंट हो गया, मतलब कोई भी एडवर्टीजमेंट का हो गया, कोई भी टाइप का P&L का खर्चा जो इधर कवर नहीं हुआ है, वो सारे के सारे, बैंक चार्जेस हो गया, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस। अब जैसे हमने टोटल इनकम किया था, मतलब ये 2 इनकम के टोटल को हमने नाम क्या दिया था, टोटल इनकम, वैसे ही ये 7 खर्चे के नाम को हम क्या देंगे, टोटल एक्सपेंस। ये टोटल एक्सपेंस कैसे आएगा, ये सारे के सारे खर्चे जो हमने लिखे हैं उन सब के खर्चे का टोटल को हम नाम दे देंगे टोटल एक्सपेंस, और ये हमारे लिए बन जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद इनकम हमारी हुई है 10 लाख, एक्सपेंस हमारा हुआ है 7 लाख, तो फाइनली हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे लिए हो गया 3 लाख रुपए, विच इज ए माइनस बी, ठीक है। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। इसमें से अब गवर्नमेंट को हम क्या दे देंगे, टैक्स दे देंगे। सपोज गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए इन्होंने बोला है 50%, तो हम यहाँ पे 3 लाख का जो हमारा प्रॉफिट बच गया उसका हम 50%, दैट विल बी 1.5 lakhs, वो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे, और उसका नाम क्या बन जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसका नाम क्या बन जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर गवर्नमेंट को टैक्स दिया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 3 चीजें जैसे ही तुम मेंशन करोगे तो फाइनली तुम्हारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेडी हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर एंट्री करते हो तो तुम्हें पूरे 11 मार्क में से मिलेंगे टोटल 5 मार्क, और बाकी के जो 6 मार्क है वो मिलेंगे तुम्हें बैलेंस शीट के, ठीक है। बट इसी सीक्वेंस को मेंटेन रखना है। अगर क्वेश्चन में अगर तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई भी एंट्री या ट्रांजैक्शन नहीं दिया है तो लिखो तुम लोग, उसके सामने अमाउंट में जाके 0 कर देना, डैश कर देना, बट तुम्हें एग्जाम में लिखना है। तुम्हें एग्जामिनर को ये बताना है कि तुम्हें सब कुछ आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हमें तो 2 एंट्री नहीं दी है तो हम नहीं करके आएंगे। डोंट डू दैट मिस्टेक, ठीक है। एग्जामिनर तुम 2 चीज ज्यादा लिख के आओगे तो एटलीस्ट उसको मार्क्स देने में थोड़ी तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। एग्जामिनर मार्क्स तुम्हें तभी नहीं देता है कि जब तुम्हारे तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिखते पेपर में उसको मार्क्स देने के लिए, ओके। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब है ना, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी और थोड़ी इसका हर एक, जैसे सेल्स, तो सेल्स में क्या क्या चीजें आ सकती है, अदर इनकम, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, तो वो एक मैंने अदर्स वर्किंग नोट के नाम पे तुम्हारे लिए बनाई हुई है, जिससे एग्जाम के टाइम पे ये तुम 2-3 बार रिवाइज करो। ये तुम्हें एग्जाम में कहीं पे लिखना नहीं है, ठीक है। लिखना तो तुम्हें ये वाला फॉर्मेट है, बट ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए ना कि भाई डेप्रिसिएशन में क्या क्या आ सकता है, अदर इनकम में क्या आ सकता है, अदर एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है, डेप्रिसिएशन एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आ सकता है। तो वो एक मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है। और उसमें जितने सिलेक्टेड नाम मैंने डाले हैं वो बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसी के बेसिस पे डाले हैं। और टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे नाम है, बट डोंट रिफर टेक्स्ट बुक। मैं जो बना रहा हूँ वो बहुत फिल्टर करके जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही बना रहा हूँ, ठीक है।
सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों दिया है, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करो, तो फाइनल जो नेट सेल्स का अमाउंट आएगा वही उधर नोट नंबर 1 में जाएगा। अदर इनकम में क्या क्या नाम आ सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड, तीसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब ये सब में तुम्हें क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, तो ये सब किधर जाएगा, अदर इनकम में जाएगा, और अदर इनकम ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये दो चीज के बाद हमारा तीसरा जो नोट नंबर था दैट वाज परचेज। परचेज के अंदर में भी वही चीज रिफर करेंगे, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दैट इज कंसिडर्ड एज ए नेट परचेज। चौथा चेंजेस इन स्टॉक, चेंजेस इन स्टॉक में क्या आएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है, वो तो मैंने वहां पे भी बोला था, स्टॉक ओपनिंग में जो था उधर से लेके क्लोजिंग में कितना चला गया। अगर इसका आंसर तुम्हारा माइनस में आता है तो तुम माइनस में लिखो ब्रैकेट में, बट ऐसा मत सोचना कि अगर माइनस में आ रहा है तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है। चौथा इसके बाद कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने तुम लोग को क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट के कैरेज इनवर्ड फ्रेट वो सब कुछ इधर आ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब सुनना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में एक ये नाम है वेजेस, ये जाता तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रेडिंग अकाउंट में, बट ये वेजेस टेक्स्ट बुक ऐसा बोल रहा है कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये वेजेस कहाँ पे आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा, ठीक है। फिर सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, ये सब कुछ किसको है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है फाइनेंस कॉस्ट, मतलब हमने कहाँ से भी लोन वोन जो भी फाइनेंस लिया हुआ था उस पर हमें खर्चा देना पड़ेगा, और उसके अंदर में क्या क्या खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ये सारे के सारे टाइप के जो भी इंटरेस्ट वाले एक्सपेंसेस है जो हम पे कर रहे हैं वो सारे के सारे किधर जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। उसके बाद क्या है, डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन तो कौन सा है, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ इनटेंजिबल एसेट्स है जो राइट ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी खर्चे जो राइट ऑफ हो रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। या फिर डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, या फिर एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये सारे खर्चे ऐसे जो हम लोगों ने खर्चे तो कर दिए, एक साथ में 4-4, 5-5 साल के खर्चे कर दिए, उसको धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अदर एक्सपेंसेस, मतलब अब ये सारे खर्चे जैसे कभी पोस्टेज दे दिया तो ये नहीं तो एम्प्लॉय में जा सकता है, नहीं फाइनेंस में जा सकता है, नहीं डेप्रिसिएशन में, इसलिए वो कहाँ पे जाएगा, अदर एक्सपेंस। स्टेशनरी अदर एक्सपेंस, रेंट अदर एक्सपेंस, ऑडिट अदर एक्सपेंस, ये सारे के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे, ठीक है। तो बस ये चीज को अच्छे से याद कर लो। अल्टीमेटली सारी जगह से अदर एक्सपेंस का एक आध आएगा, डेप्रिसिएशन का एक आध आएगा, तो वो सब कुछ तुम्हें वहीं पे मेन फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है। वो सब जब मैं करवाते जाऊंगा उसी पैटर्न को फॉलो करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस वीडियो के अंदर में कवर होता है P&L अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड के ट्रांजेक्शन्स। ओके, थैंक यू सो मच। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट ये सिर्फ मैंने हेडिंग दिया है यहाँ पे। अभी सबसे पहले द नेम ऑफ द कंपनी देना पड़ेगा, मतलब लिखेंगे हम लोग रिलायंस लिमिटेड, द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस लिमिटेड एज एट, बराबर, एज एट 31 मार्च 2016। तो हम बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट के तुम्हारे 6 मार्क है और बैलेंस शीट में 20 ऐसी चीज़ है जो तुम्हें याद करनी ही करनी है। 9 चीज़ें लाइबिलिटी साइड पे है और 11 चीज़ें यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एसेट साइड, ठीक है। अब हमें याद कैसे रखना है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो वही सेम है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। अब सबसे फर्स्ट चीज, बैलेंस शीट में सपोज ऐसा मानो तीन फ्लोर है, ठीक है। पहले फ्लोर पे कौन है, सबसे पहले फ्लोर पे है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके कितने बच्चे, तो भाई उसका सबसे बड़ा बच्चा जिसका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है, और उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब पहले फ्लोर वाले जो शर्मा जी है फॉर एग्जांपल, उसका
शर्मा जी का नाम यहाँ पे हम मेनली यही याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? शेयर होल्डर फंड। ये हमारे लिए फर्स्ट फ्लोर वाले अंकल, ठीक है। उनके कितने बच्चे? 2। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब सेकेंड फ्लोर पे है वर्मा जी, ठीक है। सेकेंड फ्लोर पे कौन है? वर्मा जी। इनके कितने बच्चे? तो इनके 3 बच्चे। तीनों के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे इसी सीक्वेंस में। पहले वाले बच्चे का नाम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये कौन सा है? नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब करंट नहीं है, लॉन्ग टर्म है। तो पहले वाले वर्मा जी के पहले बच्चे का नाम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। सेकंड बच्चे का नाम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। और तीसरे वाले बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बोरोइंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और तीसरे वाले बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। पहले वाले शर्मा जी जिसका नाम है शेयर होल्डर फंड, उसके 2 बच्चे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड फ्लोर पे वर्मा जी, उनके 3 बच्चे, उनका तीनों का नाम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। अब थर्ड फ्लोर पे, ठीक है, थर्ड फ्लोर पे जो है उनका नाम क्या है? करंट लायबिलिटीज। तो शर्मा जी, वर्मा जी और यहाँ पे कोई भी पांडे जी, ठीक है, ये तीसरे। इनके 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे और 4 बच्चे। अब इन 4 में हमेशा याद रखना, ये जो नाम है ये लॉन्ग टर्म के लिए था, ये शॉर्ट टर्म के लिए। करंट लायबिलिटीज का मतलब शॉर्ट टर्म हो गया। तो ये जो 3 नाम है वो तो सेम टू सेम रहेंगे, एक और नाम एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट फर्क सिर्फ इतना ही पड़ने वाला है। कितना फर्क पड़ेगा? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का फर्क पड़ेगा। पहले वाले का नाम क्या है? शॉर्ट, उधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, इसने अपना नाम रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। सिर्फ यही एक एडिशनल नाम है, कौन सा? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल तुम्हें इसके अंदर में एक एडिशनल बच्चा है जिसका नाम याद रखना पड़ेगा। फिर इधर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी था, अदर करंट लायबिलिटी हो गया। उधर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो इधर शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा। तो ये टोटल हमें 9 नाम याद रखने हैं। वर्मा जी के 2 बच्चे, शर्मा जी 3 बच्चे और पांडे जी उनके 4 बच्चे। ऐसे करके हमें 9 नाम याद रखने हैं, ठीक है। पहला वाला जो है, और इन सब का ऊपर जो पूरे बिल्डिंग में जिसमें रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर में 2 बच्चे हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फिर वर्मा जी जिसका नाम है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके 3 बच्चे, उसमें कौन सा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये 3 बच्चे। चौथे वाले मतलब तीसरे वाले जो फ्लोर पे पांडे जी रहते हैं उनके 3 बच्चे, मतलब पांडे जी का एक्चुअल नाम यहाँ पे करंट लायबिलिटीज है, उनके 3 बच्चे, सॉरी 4 बच्चे, एक ही नया है, 3 सेम जैसे है। उसमें कौन कौन आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल का मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, यही सारी चीजें आएगी। और कौन सा है? अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये अगर तुम याद रखते हो, लायबिलिटी एज इट इज तुम्हें छाप के आ जाना है, ठीक है। फॉर्मेट भी अगर तुम्हें सम नहीं आया, तुम फॉर्मेट भी अगर लिख के आते हो फिर भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। सो फॉर्मेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अभी फॉर्मेट लायबिलिटी के साथ में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ये सबका टोटल कर दोगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे कहाँ पे? तो यहाँ पे एसेट साइड पे। एसेट साइड के अंदर में नॉन करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट में जाएंगे और एसेट के अंदर में सबसे 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है। एसेट में सबसे पहला नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में सबसे फर्स्ट कौन है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। फिक्स एसेट को यहाँ पे क्या नाम दिया जाएगा? टेंजिबल एसेट, और दूसरा इनटेंजिबल एसेट। कौन सा हो जाएगा? फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। यहां तक क्लियर है? फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ये इन्वेस्टमेंट पे आ गया, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टेंजिबल इंटेंजिबल में क्या डिफरेंस होता है? टेंजिबल मींस जो एसेट को हम हाथ लगा सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, वो सब कुछ आ गया। और इनटेंजिबल एसेट में कौन से आ जाएंगे? इनटेंजिबल का मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सब कुछ हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, वो सारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गए, ठीक है। ये 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है, एसेट, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट के अंदर में सबसे पहला फिक्स एसेट था, उसके 2 पार्ट थे, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, और अब
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब हमने किसी को लोन दिया है, हमने किसी को एडवांसेस दिए है, मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया है, डिपॉजिट दे दिया, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करेंगे, मतलब जितने साल तक ये बिल्डिंग रहेगा उतने साल तक डिपॉजिट उनके पास रहेगी, टेलीफोन डिपॉजिट, ऐसे बहुत सारी, इंटरनेट डिपॉजिट, वो सब कुछ आता है। फिर अदर नॉन करंट एसेट, अदर का मतलब नॉन करंट एसेट के अंदर में जो ऊपर कोई में भी नहीं आता है वो सारे के सारे किधर जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। और ये हमें टोटल 5 नाम है जो इसमें याद रखने, टोटल 11 में से 5 नॉन करंट है और बाकी के 6 करंट में है। करंट के अंदर में सबसे पहला बंदा कौन है, जिसका नाम है करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट जो किया है 2-3 महीने 6 महीने के लिए। फिर इन्वेंटरीज का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, या फिर स्टेशनरी स्टॉक, ऐसा कोई भी स्टॉक दिया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए इन्वेंटरी, या फिर कोई भी रॉ मटेरियल का स्टॉक कुछ भी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को पार्ट को हम लोग कहाँ डाल देंगे, ट्रेड रिसीवेबल में। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो ये 4 पार्ट तो बहुत इजी है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो ऊपर भी था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। और लास्ट है अदर तो हमेशा रहेगा, अदर लायबिलिटी हो उसमें भी दोनों में अदर था, इधर एसेट्स के अंदर में भी अदर लॉन्ग टर्म है, अदर शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो एसेट तो कहीं ना कहीं पे भी अदर वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। और सब लास्ट में एक क्या करोगे, इन ऊपर के 5 का टोटल वो यहाँ आएगा, मतलब सबका अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे तुम और इसका टोटल बाहर, फिर इन सब का टोटल इनर कॉलम में और फिर यहाँ पे बाहर, और फिर लास्ट में इसका और इसका टोटल करके फाइनली बैलेंस शीट का टोटल। ये टोटल हमारा लायबिलिटी के टोटल के साथ अगर टैली हो जाता है तो हमें पूरे बैलेंस शीट के 6 मार्क मिलेंगे। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मतलब कोई भी वीक से वीक बच्चा, बिलो एवरेज वाले बच्चे के भी इसके 11 मार्क तो पक्के हो जाते हैं। दूसरा फाइनल अकाउंट है, चांसेस है कि वो तुम्हारे मतलब उसमें 1-2 मार्क कम आ सकते, बट इसके 11 मार्क तुम्हारे में से किसी के भी नहीं जाएंगे, सबको ये पूरे 11 मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो ये हम 11 मार्क्स पे फोकस करेंगे। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हम कवर कर सकते, मतलब शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, फिर वो सब में क्या क्या आएगा, मतलब अदर में क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटी में, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं।